वेलकम बैक फ्रेंड। तो आज यहाँ पर हम लोग बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का जो पहला एग्ज़ाम था वो साइंस का था। तो साइंस के फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के 100% सही उत्तर आप यहाँ पर देखेंगे और ये बिल्कुल 100% होगा। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी रॉन्ग या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये आप लोग देखें और इससे पूरी तरह से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपका इस एग्ज़ाम के दौरान कितने मार्क्स आ सकते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक पादप हार्मोन नहीं होता है क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन दूध के लिए दिया जाने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है। तो देखिए जब नर प्रजनन अंग का बात करेंगे यानी कि पुरुष, तो पुरुष का जो होता है वो होता है पुंकेसर। नर प्रजनन अंग कौन होता है? वो होता है पुंकेसर होता है। चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो द्विखंडन ईस्ट में नहीं होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश इसका है सही जवाब। ठीक है, आगे आइए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसने ही आनुवंशिकी की खोज की थी, इसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाएंगे? हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो नर युग्मक में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 22 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नर युग्मक में 22 गुणसूत्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसे हम लोग संताप मंडल भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो कौन करेगा? धातु करता है। धातु त्याग कर ही धनायन बनता है, क्योंकि धातु के बाध्यम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये त्याग करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा पर जो हम लोग जिंक लगाते हैं इसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक होता है कार्बन का जो होता है हाइड्रोकार्बन, वो सहसंयोजी यौगिक होता है, इसलिए यहाँ पर CH4 मेथेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना जो होगा वो 22 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट से सोना हमारा आभूषण नहीं बनता है, 22 कैरेट से ही आभूषण बनता है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व होता है। उत्कृष्ट तत्व मतलब होता है जो निष्क्रिय होता है, यानी कि आर्गन। उत्कृष्ट गैस टोटल 6 है, जिसमें कि एक आर्गन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबे और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबे और टीन के मिश्र धातु को यहाँ पर कांसा कहा जाता है। कांसा होता है तांबा और टीन का मिश्र धातु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। CaSO4 × ½ H2O हो जाता है। अगला है हमारा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनता है। आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलीय कागज होता है। तो तेलीय कागज जब भी होगा वो देखिए पारदर्शक नहीं होता है, वो पारभाषक होता है, यानी कि इसमें प्रकाश आर पार जा सकता है लेकिन आर पार दिख नहीं सकता है। ऐसे चीज़ों को पारभासी कहते हैं, यानी कि तेलीय कागज पारभाषक होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। देखिए आवर्धन जो है वो 2 ऊंचाइयों का अनुपात है, इसलिए ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल की माध्यम अलग अलग होने पर उसकी चाल भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो प्रकाश की अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। तो देखिए निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल हमेशा निर्वात से कम होगी। क्या हो जाएगी? निर्वात से हमेशा कम हो जाती है। ठीक है, चलिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर F1 और F2 से डिनोट करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी।
चांदी से अच्छा चालक कोई पदार्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का बना होता है, लेकिन यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ ग्रेफाइट नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, 1 जूल का मान क्या होता है? 1 जूल जो होता है वो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, ये सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो वर्ण विक्षेपण में हमेशा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है, तो सबसे अधिक यहाँ पर बैंगनी कलर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, समतल दर्पण ये गोलीय का भाग नहीं होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो ये हम प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु को जब भी समान साइज का चाहिए तो इसको वक्रता केंद्र पर रखना होगा। वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो समान आकार का बनता है। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो तारों का टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तारों के टिमटिमाने का जो कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो कोई चीज़ को हम देखते हैं वो हमारे रेटिना पर प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। इसे ही दृष्टि का अस्थायित्व कहते हैं, 1/10 सेकंड। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन वो हरासित होता है, इसका मतलब आकार में छोटा हो जाता है। तो सही जवाब है सीधा और हरासित। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अवतल लेंस का आवर्धन। देखिए, आवर्धन कोई भी लेंस होगा, लेंस का आवर्धन हमेशा m = v/u होता है, और अगर दर्पण हो तो -v/u, तो यहाँ लेंस है इसलिए v/u हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? देखिए, श्वसन हमारा अंतिम उत्पाद जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? वो ऊर्जा के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, दांत के सबसे ऊपरी परत क्या होती है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? इनामेल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, ये काफ़ी लंबी होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण बनते हैं अंडाशय के अंदर बनते हैं। किसमें बनते हैं? अंडाशय के अंदर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नालिकाएं जो पाई जाती है वो फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि यहाँ पर 100 से 120 दिन होती है। तो 120 दिन ऑप्शन में है, तो अधिकतम 120 दिन होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 120 दिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है? भारी वाहन में होता है, रेल के इंजन में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, ये सभी में होता है। डीजल का उपयोग इन सभी में हो जाएगा, सही जवाब। सौर सेल जो होता है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। तो सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। किसमें कर देता है? विद्युत ऊर्जा में कर देता है। अगला क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या क्या है? तो सोना की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 79। कितनी होती है? 79 हो जाती है। ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? देखिए, अंडाणु जो निषेचित होता है वो निषेचित होता है गर्भाशय में। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? वो गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 MA बराबर होता है। देखिए, m का मतलब माइक्रो, 1 MA बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, और यहाँ पर हमारा 41 नंबर हो गया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन 45 नंबर है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं होगी? अपक्षेपण नहीं होगी। दहन, श्वसन, भोजन का पचना सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 हो जाएगा। तो 22वीं कक्षा में 6 है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 लेकर अष्टक पूरा कर लेगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ 2 हो जाएगी।
अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए, है ना। 5.6 से कम होना चाहिए, तभी से अम्लीय वर्षा कहेंगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कोई भी चीज़ जो काटा जाता है जिससे कि लहर उत्पन्न होती है, उसमें हम लोग देखते हैं ये पाया जाता है आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसे हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। फार्मिक अम्ल का एक दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो वनस्पति तेलों में लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव हैं? तो ब्यूटेन के जो समावयवी होते हैं वो 2 होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगर पेंटेन होता तो 3 समावयवी होते, ब्यूटेन के 2 ही समावयवी होते हैं, नॉर्मल और आइसो। 51 नंबर है, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान, लेकिन आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु संख्या होती है। तो मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान है सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन का 3 परमाणु होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होगा 1:3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा इसका जवाब। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुिक संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? NH3 1:3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो द्रव जो होता है वो होता है एथेनॉल, यानी एथेनॉल को हम लोग शराब भी बोलते हैं। ये कमरे के तापक्रम पर लिक्विड यानी द्रव होता है। तो ये होता है सही जवाब, एथेनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, 6 से 7% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, यानी सिरका में अम्ल कौन सा पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। यह है सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप जो होता है ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से सभी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं समावयवी कहते हैं। क्या कहेंगे? समावयवी। एक अणुसूत्र और अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक समावयवी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना क्या होता है? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH हॉल 2 हो जाता है। बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा? CaOH हॉल 2 हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, 58 में निम्न में कौन भस्म नहीं है? देखिए यहाँ पर जो NaCl है, NaCl आपका यहाँ पर क्या, ये लवण होता है यानी साधारण नमक। तो साधारण नमक भस्म नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा NaCl। 59 नंबर में है, जस्ता का अयस्क क्या होता है? तो जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड। जस्ता का अयस्क जो होता है वो जिंक ब्लेंड होता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है एक उपधातु है, इसके गुण धातुओं और धातुओं के बीच होते हैं, इसलिए सिलिकॉन एक उपधातु होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? देखिए अल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं मिलता है, अल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम। देखिए अभी हमने पहले भी बताया था, मेथेनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहा जाता है। चींटियों के डंक में यही मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? देखिए संवहन ऊतक हम लोग जाइलम और फ्लोएम दोनों को कहते हैं, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ अमीबा जितने भी होते हैं ये विसरण द्वारा करते हैं। ये सभी उत्सर्जी पदार्थों का जो निष्कासन करते हैं वो विसरण द्वारा करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत हो जाती है। 68 में क्वेश्चन है हमारा, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबरम बनाए रखता है। कौन बनाता है? सेरिबरम बनाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। 69 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? देखिए किशोरावस्था में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसका कारण होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी ए और बी दोनों होता है। ये है ना, नर और मादा दोनों के लिए अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं, 2 बायां और 2 दायां होता है, 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है? ये एक ऊतक होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था? तो जिन शब्द को प्रस्तुत किया था सबसे पहले लेमार्क ने किया था। किसने किया था? लेमार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए यहाँ पर होता है नरम लोहा का उपयोग। इस्पात होता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, लेकिन विद्युत चुंबक की बात है तो नरम लोहा का ही हम लोग उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक बनता है, गतिशील कण हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसमें से गतिशील कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। चलिए 75 नंबर हमारा है सवाल, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ऑप्शन ए है इस सवाल का सही जवाब। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। देखिए, आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है, तभी तो ये बिल्कुल करंट को माप सकेगा। इसलिए एमीटर का प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य होता है, बहुत छोटा होना चाहिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रीस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, रीस्टेट का उद्देश्य जो होता है वो हमारा होता है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी करना। क्या होता है? वृद्धि या कमी करना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा हो जाता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, कूलम। तो ये आज के 80 सवाल पूछे गए थे, जिनका यहाँ पर मैंने आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव का सही सही उत्तर मैंने यहाँ पर आप लोगों को बतलाया है। इससे बिल्कुल आप लोग आकलन कर पाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ही सभी ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर दिया गया है। इसी तरह के सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको इस तरह की हर सुविधा आपको समय से मिल सके। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगली क्वेश्चन जैसे ही प्राप्त होती है हम उसके भी ऑब्जेक्टिव के वीडियो आप लोग के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।